चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम इसे ख़त्म करेंगे। तो 36 नंबर क्वेश्चन तक हमने करा दिया था, 37 पे हम चलते हैं। ठीक है, तो 37 आपका ये है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन नहीं है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के लिए जरूरी है कि वो एक्टिनाइड ग्रुप में हो, जो अनस्टेबल हो, डिके रेडियो एक्टिवली रेगुलरली करता रहे, उसको हम अनस्टेबल न्यूक्लियस हो, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, एलिमेंट होता है। तो कह रहा है इसमें से कौन नहीं है। और एक और इसको पहचानने का ये तरीका था, एक्टिनाइड ग्रुप में ऑलमोस्ट 90 के आसपास एटॉमिक नंबर हो, वहाँ से वो शुरू होता है। एक्चुअली अगर प्योर कहा जाए ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो 92 यानी यूरेनियम से शुरू होता है। बट 88, 89, 90 को भी हम इनरिच करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में बना लेते हैं, फिर हम उसे न्यूक्लियर फर्नेस में, एटॉमिक पावर में एंड एटॉमिक रिसर्च में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन नहीं है। आपको कौन नहीं है? जिरकोनियम नहीं है। जिरकोनियम यहाँ देखिए, ये है जिरकोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 40। क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर होता है 40। जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 40। Zirconium are not radioactive. Zirconium sometime contain trace of uranium 238. बहुत ही slightly radioactive होता है at the level that pose no health risk. इसका बहुत टाइम हम ज्वेलरी में भी यूज़ करते हैं। कहता है रेडियो न्यूक्लियाइड से रेडियो एक्टिव मटेरियल एक केमिकल है, एक क्लास ऑफ केमिकल जहाँ न्यूक्लियस ऑफ एटम अनस्टेबल, एक कैरेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है रेडियो एक्टिव का, कि उसका न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, और वह अचीव स्टेबिलिटी, वो यही डीके करके बार बार डीके करके, ठीक है, हरास करके वो स्टेबिलिटी लाना चाहता है थ्रू चेंज इन द न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस में चेंजेस ला करके। ठीक है, ऑल एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 83 आर रेडियो एक्टिव्स। ठीक है, 83। अगर देखा जाए तो 88 से शुरू होता है ना, 89 से, 88, 89 से हम इसे आराम से हम इनरिच कर लेते हैं। तो आपका जिरकोनियम नहीं है, बाकी एस्टेटाइन है, फ्रांसियम है, ट्राइटियम है, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच यूरेनियम आइसोटोप इज यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सा आइसोटोप आप यूज़ करते हो? तो यहाँ फिगर में यूरेनियम 235 दे रखा है, ये ब्रेक डाउन होता है 2 मंथ्स में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, कहता है यूरेनियम 235 कहाँ है? सी में है। नेचुरली यूरेनियम 238 पाया जाता है, इसको इनरिच करके यूरेनियम 235 में हम कन्वर्ट करते हैं, पिछले वाले क्लास में मैंने दिखाया था। ठीक है, यहाँ से यूरेनियम 235 में इनरिच करते हैं, देन हम इसको हम एटॉमिक पावर प्लांट में हम यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूज़ करते हैं। कहता है द हीट रिलीज इन फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? हीट रिलीज होता है। यहाँ देखिए हीट रिलीज हो रहा है, ये वाला देखना ना, हीट रिलीज कैन बी यूज टू हेल्प जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसी से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। यूरेनियम 235 इज़ वन ऑफ द आइसोटोप दैट फिजन इजली। इसका जो यूरेनियम 235 का जो आइसोटोप है वो आसानी से टूट जाता है, इसलिए हम यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब ये टूटता है ना तो अल्फ़ा रे निकलता है, बीटा रे एंड गामा रे। जो रेडिएशन होता है, ठीक है, रेडिएशन होता है, वह अल्फ़ा, बीटा एंड गामा में होता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। सबसे इम्पोर्टेंट जानना यह है कि अल्फ़ा रे का जब रेडिएशन होता है तो 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन रिलीज़ होता है, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन रिलीज़ होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब अल्फ़ा रेडिएशन का रेडिएट करता है तो वो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रिलीज़ होता है। लेकिन वहीं पे आज ये बीटा की बात करता है तो वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बीटा से इलेक्ट्रॉन निकलता है और गामा से फोटोन निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में फोटोन से। देखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो पूछेगा
इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैरेक्टर पूछेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैरेक्टर पूछेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है वो पूछेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इस ब्रेकडाउन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच मेटल कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा एलिमेंट मेटल है यूरेनियम। यूरेनियम का यहाँ फिजन करते हैं, ये देखिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट जनरेट होता है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 क्यों? क्योंकि ये इजली फिजिबल है, इसका आइसोटोप जो है ये आइसोटोप इजली फिजिबल है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिर से आ गया आपका, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट क्या करता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा इमिट करता है, बीटा इमिट करता है एंड गामा इमिट करता है। गामा में हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन रिलीज करता है, ओनली फोटोन है। बीटा में इलेक्ट्रॉन है, बट अल्फ़ा में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये भी पूछ ले। ओनली फोटोन वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, ये याद रखना होगा। और बीटा से इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों निकलता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि देखो मैं इस तरह से आपको सारे फिजिक्स अब तक के पढ़ाता है और आज कंप्लीट हो रहा है, सब के सब मैंने पिक्चर फॉर्म में, कहीं भी रटने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ एक बार पिक्चर जो है ना विजुलाइज करो, आपको आंसर इजीली मिल जाता है। और पीसीएस हो या यूपीएससी हो, क्योंकि हम प्योर फिजिक्स नहीं पढ़ते, हम एप्लीकेशन थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, हम एक जनरल फिजिक्स की बात करते हैं, हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हम उसी हिसाब से पढ़ते हैं। तो बस एक विजुअलाइजेशन आपका होना चाहिए क्लियर। अगर विजुअलाइजेशन है तो आपको आसानी से बन जाता है। इस विजुअलाइजेशन के लिए मैं पिक्चर के फॉर्म में आपको सारा फिजिक्स अब तक के पेश किया हूँ। ठीक है, कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं हो, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं हो, आप इजीली यहाँ पे कंसीडर करो, देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपन इफ़ कंट्रोल रॉड आर नॉट यूज इन न्यूक्लियर। नाम ही है कंट्रोल, किसी को कंट्रोल जरूर करता है। तो जो कंट्रोल किसको करता है कि जो अनकंट्रोल रिएक्शन होता है, चैन रिएक्शन जो होता है, फ्यूजन होता है, उसको ये कंट्रोल करके कंट्रोल फ्यूजन कराता है। ठीक है, अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो इसमें से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और फर्नेस में इतना ज़्यादा यहाँ से रिलीज होगा कि ये फर्नेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, ब्लास्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो ये कहता है चैन प्रोसेस वुड गो आउट ऑफ बॉन्ड। जो चैन प्रोसेस है उसको ये रेगुलेट करता है। नहीं, अगर ये कंट्रोल रॉड होगा तो चैन प्रोसेस जो है कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो ये करता है कंट्रोल रॉड वेयर कंप्लीटली रिमूव, देयर विल बी न्यूक्लियर फ्यूजन एंड जनरेशन ऑफ मोर हीट। व्हाट विल मेल्ट द कोर ऑफ द रिएक्टर, दिस विल बी फास्ट एंड वुड रिजल्ट इन द रिएक्टर एक्सप्लोडिंग। और रिएक्टर क्या है, एक्सप्लोड कर जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, कह रहा है कंट्रोल रॉड आर यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर टू कंट्रोल द फ्यूजन रेट ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। और ये जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये पूछेगा कि कंट्रोल रॉड बना किसका होता है। तो यहाँ बोरॉन है, सिल्वर है, इंडियम है, कैडमियम का होता है। ठीक है, और ये क्या करता है क्या है, एब्जॉर्बिंग मेनी न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। एक्चुअली होता क्या है, एक न्यूट्रॉन जो होता है जाता है न्यूक्लियस को स्ट्राइक करता है और इसको न्यूक्लियस को जब तोड़ता है तो एनर्जी तो रिलीज होता है, हीलियम रिलीज होगा बहुत, और नेक्स्ट 3 न्यूट्रॉन रिलीज करेगा। ये 3 न्यूट्रॉन अलग अलग जाके फिर न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करेगा। फिर एक न्यूक्लियस से यहाँ से 3 न्यूट्रॉन, फिर दूसरा न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से न्यूट्रॉन, फिर ये न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर यहाँ से, यानी 3 न्यूट्रॉन, फिर यहाँ 9 न्यूट्रॉन को, ये 9 अगले 27 को। तो ये चैन बढ़ता चला जाएगा और अनकंट्रोल फ्यूजन होता चला जाएगा, जिससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगी और फर्नेस में इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि फर्नेस उसको सहन नहीं कर पाएगी और ब्लास्ट होगा और हार्नेस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये चैन रिएक्शन प्रोसेस जो है वुड गो आउट ऑफ बॉन्ड, इसको
अनकंट्रोल होने से रोकता है। ठीक है, किसका बना होता है, ये 4 एलिमेंट मैंने बताया। दूसरे, ये किसको कंट्रोल करता है, तो न्यूट्रॉन को, ये याद रखना पड़ेगा, किसको कंट्रोल करता है, न्यूट्रॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट। पहला इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन है, तारापुर मुंबई। ठीक है, मुंबई, तारापुर मुंबई। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। इंडिया का सबसे पहला और सबसे ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारा ये तारापुर वाला। ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो मुंबई में है। चलिए आगे, इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन कौन है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, यहाँ लिख रखा है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द लिंक बिटवीन ध्रुव, पूर्णिमा, साइरस। ये सब का सब एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर है, सब दे आर इंडियन रिसर्च रिएक्टर, ये सब रिसर्च रिएक्टर है। ध्रुव है, पूर्णिमा है, साइरस है। यहाँ पे क्या होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का, मेडिकल हो या बाकी भी फील्ड के लिए हो, एनर्जी के लिए हो, ये सब रिसर्च रिएक्टर है। यहाँ पे हम कोई कमर्शियल यूज़ नहीं करके कुछ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, हैवी वाटर प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पर रिसर्च बेस्ड ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है। ध्रुव, पूर्णिमा, साइरस, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच फ्यूल इज यूज बाय न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। इंडिया में कौन सा फ्यूल है न्यूक्लियर रिएक्टर में, U-235। ये नेचुरली तो यही पाया जाता है, इनरिच कर करके यूरेनियम 235 आइसोटोप हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर ये क्यों इसमें 238 को ही डायरेक्ट हम क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि एक तो उसमें U-35 जो है ना बहुत कम होता है, उसको सबको प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जब मोर देन 95% यूरेनियम 235 हो जाता है, देन हम इसको एटॉमिक पावर में यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ये इजिली फिजिबल एलिमेंट आइसोटोप है ये, बिकॉज ये इजिली फिजिबल है, ये आसानी से इसको यूरेनियम न्यूट्रॉन जो है ना, इसको इसके न्यूक्लियस को आसानी से तोड़ करके ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। इसी एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कलपक्कम इज फेमस फॉर, कलपक्कम क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। कलपक्कम यहाँ तमिलनाडु के, यहाँ से तमिलनाडु शुरू होता है यहाँ तक के। ठीक है, कलपक्कम है जिसका इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका नाम है, कलपक्कम वाले का, मद्रास जिसको चेन्नई में आज के डेट में है। दूसरा है कुंडनकुलम है, यहाँ पे जो रशिया के मदद से बनाया गया है, कुंडनकुलम। ठीक है, और इसका है इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिएक्टर, ये है कलपक्कम में। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है किस जोन में है, आगे क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। कलपक्कम इज नोन फॉर इट्स न्यूक्लियर प्लांट एंड एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टॉलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड। अभी मैंने आपको क्या बताइए, कलपक्कम में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसका नाम है इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है कलपक्कम वाले का, इंदिरा गांधी जो तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कलपक्कम वाले का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि नॉट करेक्टली मैच, कौन इसमें करेक्टली मैच नहीं है। करा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में है, तो अभी तो मैंने बताया कलपक्कम वाले का नाम इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये बात तो सही है। दूसरा, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च क्या हैदराबाद में है। अन्वेषण एंड रिसर्च के लिए जो डायरेक्टोरेट है, निदेशालय है, क्या वो हैदराबाद में एटॉमिक मिनरल्स के लिए, तो यहाँ देख लेते हैं। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है, हैदराबाद में। देखिए ये बात भी सही है कि एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सेंटर जो है ना एटॉमिक मिनरल का कहाँ पे है, हैदराबाद में, ये भी सही है। कलपक्कम वाला भी सही है। यहाँ है कि हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में है। यहाँ देखिए मैंने फिगर में हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इलाहाबाद में। इसका मतलब है कि ये वाला गलत है, कह रहा है नॉट करेक्टली मैच। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इलाहाबाद में है, न कि चेन्नई में है। ठीक है, अगला है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है, कलकत्ता में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स देख लीजिए, साहा इंस्टीट्यूट न्यूक्लियर फिजिक्स कलकत्ता में है, तो ये बात भी सही है। तो कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो सी करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इलाहाबाद में है, न कि
चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, इसको कंसीडर करना है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ दिस आर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। कौन इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में है? तो कह रहा है एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद में ये एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, तो यस ये भी ये आता है। ठीक है। दूसरा हेवी वाटर बोर्ड, यहाँ देखिए हेवी वाटर बोर्ड, ठीक है, मुंबई में है। क्या ये एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो यस ये भी आता है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, यहाँ देखिए इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये यहाँ देख लीजिए कहाँ पे है, मुंबई में है ये। ठीक है, ठीक है, ये भी एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ देखिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जादूगोड़ा झारखंड में है, जादूगोड़ा झारखंड में, ये भी एटॉमिक एनर्जी ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। यस ये भी आता है। तो चारों का चारों, ऑल ऑफ दीज आर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट। देखिए बहुत जगह आज के डेट में हेवी वाटर जो है इंडिया में प्रोड्यूस होता है बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दिल्ली में है, भिलाई में है, आसाम में है, नहीं ट्रॉम्बे में है। ठीक है, जो हेवी वाटर बोर्ड मुंबई में भी है। ठीक है, यहाँ पे इसको देखिएगा। ठीक है, ये वाला, ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर है, यहाँ पे हेवी वाटर प्रोड्यूस होता है, बहुत सारी जगहों पे हेवी वाटर है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको बड़ा करके आपको यहाँ सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कराना है। कलपक्कम अभी तमिलनाडु में बताया, इंदिरा गांधी वाला इसका नाम है। नरोरा कहाँ है? नरोरा देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में, नक्शा देखिए उत्तर प्रदेश का, नरोरा उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के पास में है नरोरा। ठीक है, तो नरोरा एटॉमिक थर्मल पावर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ककरापारा, देखिए ककरापारा ये है गुजरात में, ककरापारा गुजरात में एटॉमिक पावर रिएक्टर है। ठीक है, तो ककरापारा कहाँ हो गया? गुजरात में हो गया। ट्रॉम्बे मुंबई, आपको तो मैं बार बार बोल चुका हूँ, तारापुर ट्रॉम्बे ये सब मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन इसमें करेक्टली मैच नहीं है? राजस्थान एटॉमिक पावर उदयपुर में है, तो कह रहा है नहीं ये कोटा में है। ठीक है, ये कोटा में है, ये कहाँ है? कोटा में है। ठीक है, कोटा में है। आते हैं नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में, यस ये तो सही है। मद्रास एटॉमिक पावर कलपक्कम, इंदिरा गांधी वाले को, ठीक है, मद्रास पुराना नाम है, यस। कैगा एटॉमिक पावर ऑफ कर्नाटका, ये देखिए कैगा, ये वाला कैगा है, ये भी सही है। तो गलत कौन था? और राजस्थान वाला उदयपुर में ना होकर कोटा में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि इसमें से सेलेक्ट करना है आपको और बताना है, एक्चुअली मैच कराना था, फिगर से मैं मैच कराती हूँ। एटॉमिक पावर प्लांट आर लोकेटेड एट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, तो यस ये बात तो सही है, ये एटॉमिक पावर है। कलपक्कम यहाँ है, ठीक है, ये बात सही है। तो 2 एटॉमिक पावर है, एक तो पहला है, तीसरा है। घाटशिला में कोई एटॉमिक पावर नहीं है, नांगल में कोई एटॉमिक पावर नहीं, तो पहला तीसरा कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा एटॉमिक पावर प्लांट है जो लोकेटेड एट जोन 4। 4 जोन होता है, 2, 3, 4, 5। ये अर्थक्वेक के आधार पे हम इसको डिवीजन कर चुके किए हुए हैं। तो कह रहा है ये चौथा जोन में जहाँ हाई रिस्क ऑफ इंटेंसिटी है अर्थक्वेक का, उसमें कौन सा एटॉमिक पावर है? तो कह रहा है ये जो नरोरा उत्तर प्रदेश वाला है, ऑरेंज, ये ऑरेंज पीला नहीं है, ये उस वाले कलर में देखिए, ये 4 नंबर करो है ना, ये वाला इस वाले में। तो जो यहाँ पे है ना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश वाला ये 4 नंबर में आता है। ठीक है, नरोरा 4 नंबर में आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ है आपका कलपक्कम है, ये आपका उडनकुलम है, ये किस में है? 2 में है। कैगा आपका किस में है? ये भी आपका 3 में है, 3 और 2 में है। ठीक है, मुंबई वाला जितने भी है वो सब इसमें है, 3 में है।
तो ये लेकिन ये जो 4 में है, क्या 5 में कोई है? तो नहीं, 5 में हम कभी बना भी नहीं सकते, ठीक है, कभी नहीं बनाना चाहिए। और ज़्यादातर जो आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इस रीजन में है, ठीक है। अब ये कोस्टल रीजन में ही ज़्यादातर क्यों? क्योंकि हमको हेवी वाटर चाहिए मॉडरेटर के रूप में, या वाटर चाहिए हमको कूल डाउन करने के लिए, इसलिए हम ज़्यादातर इस रीजन में। दूसरी बात ये है कि ये रीजन हमारा जोन 2 और 3 वाला रीजन है, इसलिए इस रीजन में हम खोलते भी जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है, कह रहा है रसिया हैज़ एग्री रिसेंटली टू कंस्ट्रक्ट हाउ मेनी यूनिट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एट कुरनकुलम इन तमिलनाडु। देखिए, रसिया ने अभी जो ऑपरेशनल है वो 2 है, तो आंसर तो 2 में है क्योंकि क्वेश्चन पुराना है। उसके बाद फिर 4 रिएक्टर हमने और साइन किया, टोटल वहाँ बनना है 6, लेकिन अभी ऑपरेशनल 2 है। उस 2 से 2000 मेगावाट बिजली पैदा हो रहा है, जो अब तक के न्यूक्लियर रिएक्टरों में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब तक के न्यूक्लियर रिएक्टरों में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्यूल यूज इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम। कलपक्कम जो है हमने आपको बताया यहाँ तमिलनाडु वाला, जिसका इंदिरा गांधी नाम है, वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। उसमें कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं? तो फ्यूल कौन सा यूज़ करते हैं? वेरियस मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 235। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम यूज़ करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ भी प्लूटोनियम है और यूरेनियम ही है, लेकिन उसी का इनरिच वर्जन जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आपको मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम आपको जानना होगा। सेकंड, ये पूछेगा कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर यूज होता है, तो यहाँ देखिए मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं होती फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। यहाँ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मैंने लिख रखा है, मॉडरेटर यूज़ नहीं होता, मॉडरेटर यूज़ नहीं होता। कूलेंट के रूप में लिक्विड सोडियम का यूज़ करते हैं, मोल्टन या लिक्विड सोडियम के यूज़ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ भी प्लूटोनियम एंड यूरेनियम का यूज़ करते हैं, यहाँ प्लूटोनियम दे रखा है, ठीक है। तो लेकिन वही मॉडरेटेड रिएक्टर होगा, वहाँ पे हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो स्लाइटली इनरिच्ड यूरेनियम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? यूरेनियम करते हैं, ठीक है। यहाँ भी सिर्फ यूरेनियम दे रखा है, लेकिन मॉडरेटर के रूप में हम ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। मॉडरेटर के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। कूलेंट या तो हम वाटर या गैस का, कूलेंट के रूप में हम वाटर या गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है प्लूटोनियम प्रोडक्शन के थ्रू, यहाँ पे यूरेनियम के थ्रू, लेकिन यहाँ पे मिक्सचर करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इनरिच्ड यूरेनियम प्लूटोनियम का मिक्सचर करते हैं, ए एंड बी, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? क्या ओनली नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं? नहीं, ओनली नहीं, बल्कि यूरेनियम एंड प्लूटोनियम का मिक्सचर यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लूटोनियम कार्बाइड एंड यूरेनियम कार्बाइड मिक्सचर यूज़ करते हैं, तो यस, ये बात सही है। जो हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी 200 मेगावाट, यस 200 मेगावाट से स्टार्ट की थी, लेकिन आज के डेट में 440 या 480 मेगावाट बिजली पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बात सही है, मोर देन 200 मेगावाट एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी वुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम इट, यस, ये बात सही है। तो 2 और 3 सही है, तो इसमें टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो कुडनकुलम सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, उसका तारापुर है 1400। कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो, सॉरी यहाँ पे कलपक्कम है, ये ककरापारा है, ठीक है, ये ककरापारा है, कैगा कर्नाटका में है। मद्रास ये कलपक्कम वाला है जो 440 मेगावाट बिजली पैदा अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं है बट इसका मैंने चार्ट यहाँ दे रखा है, ठीक है, कौन कितना बिजली पैदा करता है, कौन कहाँ पे है, ठीक है। NPCIL सब NPCIL के अंडर में है, कोई भी NPCIL से बाहर नहीं है, देख लीजिए। दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉडरेटर यूज़ होता है या नहीं होता है। कूलेंट के रूप में किसका यूज़ करते हैं? इसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में सोडियम का, लिक्विड सोडियम का। यहाँ वाटर या गैस का यूज़ कर सकते हैं। मॉडरेटर के रूप में, मॉडरेट वाले में ग्रेफाइट का यूज़ होता है, फास्ट ब्रीडर में नहीं होता।
फ्यूल में हम प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिक्सचर यूज़ करते हैं, यहाँ कोई एक यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन सा ऐसा कूलेंट है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज होता है, खास जो कलपक्कम में है हमारा। यहाँ देखिए सोडियम यूज़ करते हैं, मोल्टन सोडियम जो है कलपक्कम रहे या कहीं भी रहे, स्पेशली इसने पूछ रखा है कलपक्कम के बारे में। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए जो कूलेंट का यूज़ करते हैं, अभी हमने आपको बताया यहाँ पे लिक्विड सोडियम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? लिक्विड सोडियम का यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ये है फंक्शन ऑफ हेवी वाटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर का फंक्शन क्या है? कूल डाउन, हाँ, ठंडा करना है। ठीक है, कूलेंट को क्या करना है? ठंडा करना है। हेवी वाटर का काम क्या है? ठंडा करना है। ठीक है, हेवी वाटर का काम क्या होता है? ठंडा करना है। स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ठंडा करना है। तो ये जो मॉडरेटर के रूप में यूज होता है, ये फास्ट न्यूट्रॉन को ये स्लो न्यूट्रॉन में चेंज करता है। फास्ट को देखिए यहाँ आया ऐसे, फास्ट न्यूट्रॉन को देख रहे हैं ना, ऐसे आ रहा है, ये फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। तो बस इसका आंसर ये है, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। कंट्रोल क्या? स्लो डाउन करता है, ये कहना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एज मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर कौन से यूज़ करते हैं? हेवी वाटर भी यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी वाटर भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देखिए वाटर यूज़ करते हैं, गैस यूज़ करते हैं। इसने बोला है न्यूक्लियर रिएक्टर, इसने ये नहीं बोला कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नहीं बोला। अगर फास्ट ब्रीडर होता तो हम सोडियम में लगाते, लेकिन इसने बोला है न्यूक्लियर रिएक्टर, तो या तो हेवी वाटर आंसर में होगा तो ये भी मारेंगे, ऑर्डिनरी होगा तो बोथ ऑफ दिस मारेंगे। ठीक है, और दोनों में से कोई एक हो तो वन ऑफ दिस, कोई एक मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। ये फिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नहीं बोला है, तो ग्रेफाइट, जस्ट अभी आपको मैंने यहाँ दिखाया था ग्रेफाइट मॉडरेटर के रूप में। ठीक है, ग्रेफाइट यूज होता है कूलेंट के रूप में। आप ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर यूज़ कर सकते हो। मॉडरेटर के रूप में आपको हैवी वाटर भी यूज़ होता है, दोनों एक ही है प्रोसेस। ठीक है, फास्ट न्यूट्रॉन को क्या करता है? ये स्लो करता है। ये जो फास्ट न्यूट्रॉन है इसको स्लो डाउन करता है, ताकि हम कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन चला सकें, अनकंट्रोल्ड ना हो इसके लिए। ठीक है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ग्रेफाइट इज यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं एज ए मॉडरेटर। यहाँ पे मॉडरेटर है, ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर का हम यूज़ करते हैं, वो ग्रेफाइट के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा भी रखा है ग्रेफाइट मॉडरेटर का, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी रिएक्टर हो, फास्ट हो या मॉडरेट हो, वन एंड ओनली फ्यूजन से ही अभी हम बिजली पैदा करते हैं। तो फ्यूजन देखिए भाई, फ्यूजन प्रोसेस, बाकी इसके अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। बर्निंग ऑफ फिनाइल सब्सटेंस बिल्कुल गलत, रिफाइंड हार्ड वाटर बिल्कुल गलत, विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल नहीं। फ्यूजन प्रोसेस से न्यूक्लियर रिएक्टर हो, वो फास्ट हो या मॉडरेटर हो, हम वहाँ देखिए एटॉमिक बॉम्ब हो, ये सब फ्यूजन पे बेस्ड होता है, यानी एक लार्ज एटम टू स्मॉलर वन में टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसी एनर्जी से हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हो या रिएक्टर हो, ब्रीडर रिएक्टर है ना, तो फास्ट ही होगा। रिएक्टर इज दैट विच डज नॉट रिक्वायर फिजिबल मटेरियल एट ऑल, यूज हेवी वाटर, प्रोड्यूस मोर फिजनेबल मटेरियल दैन इट बर्न। कह रहा है कि जो ब्रीडर रिएक्टर होता है वो प्रोड्यूस करता है ज़्यादा फिजनेबल मटेरियल दैन इट बर्न। ये देखिए कैसे होता है, जैसे एक न्यूट्रॉन है, ये जा करके न्यूक्लियस को तोड़ेगा, तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होगा ही। ठीक है, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज करेगा। फिर ये न्यूट्रॉन अगले न्यूक्लियस को तोड़ेगा, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज करेगा। फिर ये न्यूट्रॉन अगले न्यूक्लियस को तोड़ेगा, यहाँ से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। फिर ये न्यूट्रॉन अगले न्यूक्लियस को तोड़ेगा, फिर न्यूट्रॉन रिलीज करेगा। तो एक
इसने कहा प्रोड्यूस मोर फिजनेबल मटेरियल देन इट बर्न, एक जला तो 3 और ये 3 9 को और फिर ये 9 27 को, इस तरह से। तो जितना जलता है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है फिजनेबल मटेरियल। तो ब्रीडर रिएक्टर जितना जलता है, जितना यूज होता है, फिजिबल होता है, जितना यूज होकर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, हीट जनरेट करता है, उससे ज़्यादा वो अगले बार एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये कहा कि प्रोड्यूस मोर फिजनेबल मटेरियल देन इट बर्न। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में लिखा भी है कि ब्रीडर रिएक्टर आर डिजाइन टू प्रोड्यूस, यहाँ देखो, प्रोड्यूस मोर फिजाइल मटेरियल देन दे कंज्यूम, जितना ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा उससे ज़्यादा जो है, देख रहे हैं ना, प्रोड्यूस किया। फिर ये 3 कंज्यूम हो रहा है, उससे ज़्यादा ये प्रोड्यूस 9 कर दे रहा है। फिर ये 9 कंज्यूम होगा, उससे ज़्यादा ये 27 प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, द फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस हीट टू रन द टर्बाइन while at the same time breeding plutonium fuse for the reactor। ठीक है, ये रिएक्टर फ्यूज करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना अपना प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर बेच रहा है, तो उसकी कैपेसिटी एक्चुअली क्या होगी। तो अभी जो कैपेसिटी है 200 से ये 200 से 240 से 500 मेगावाट तक की कैपेसिटी है जो अभी बेच रहे हैं हिंदुस्तान। ठीक है, ये तो कैपेसिटी आगे जैसे जैसे रिसर्च बढ़ेगा इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ये कोई फिक्स आंसर नहीं है, कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ इतना जान लो, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। इसका मतलब ये है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बेच नहीं रहा है, मॉडरेट वाला बेच रहा है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर बेच रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट, ये टेक्नोलॉजी भारत के पास खुद का है अपना, तभी बेच रहा है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाले पे अभी दक्षता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ द हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, कुडनकुलम है। देखिए कुडनकुलम क्या है, 2000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, इससे ज़्यादा कोई पैदा नहीं करता है। ठीक है, ककरापारा कितना है, 440 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। कैगा कर्नाटका में 880 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। तारापुर में 1400 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। सबसे ज़्यादा कुडनकुलम जो तमिलनाडु में है, वो ये रसिया की मदद से बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑफिशियल कोड नेम ऑफ द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 1974 का क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। ये 18 मई 1974 को ये परीक्षण किया गया था, उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, ये पहला न्यूक्लियर टेस्ट है हिंदुस्तान का। सेकेंड पोखरण टेस्ट होता है अटल जी के टाइम में, अब्दुल कलाम आज़ाद एंड पी चिदम्बरम जो थे, ठीक, आर चिदम्बरम, ये दोनों मिल करके पोखरण सेकेंड का परीक्षण किया था और हिंदुस्तान को छठा जो है न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने वाला देश बनाया था। ठीक है, तो ये हुआ था 11 मई एंड 13 मई को। ठीक है, कभी कभी डेट पूछ लेता है, तो 11 मई यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है, तो 11 मई 1998। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन मई 1998 यानी अटल जी के टाइम में, अब्दुल कलाम साहब के टाइम में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया टू इंस्टॉल पोखरण इन विच स्टेट, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया क्या है, मतलब भारत का डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है क्या। तो कह रहा है कि हम भाई देखो पहले यूज़ नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा, अगर कोई हम पे यूज़ करता है तो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डराने धमकाने के लिए यूनिलैटरल मोरेटोरियम है, तो ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे यह है कि नो फर्स्ट यूज़, यहाँ न्यू दिल्ली हैज़ हेल्ड दैट इट विल नॉट बी द फर्स्ट टू इनिशिएट अ न्यूक्लियर स्ट्राइक बट विल रिटेलिएट शुड डिटरेंस फेल। डिटरेंस के लिए तो हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी है नो फर्स्ट यूज़, डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं नो फर्स्ट यूज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, उसको कंसिडर करना है।
न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट आर पीरियडिकली हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्या यूएन के अंदर में ये होता है? तो नहीं, यूएन के अंदर में ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट नहीं होता है, बल्कि बराक ओबामा जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उनके बुलावे पे ये समिट हुआ था। ठीक है, और ये इंटरनेशनल पैनल फॉर फिजाइल मटेरियल बनाया गया था, वो इसको कंडक्ट कर रहा था। तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी काउंसिल बराक ओबामा के कहने पे बुलाई गई थी। ठीक है, द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजाइल मटेरियल, इंटरनेशनल पैनल ऑफ फिजाइल मटेरियल इज एन ऑर्गन ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, IAEA। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में भारत भी शामिल हुआ है, हिस्सा बना है। इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ITER। अगर ये सक्सीड हो जाता है, ये सक्सेसफुल ये एक्सपेरिमेंट होता है, तो इससे भारत को क्या होगा? जो ITER है वो फ्यूज़न पे काम कर रहा है, फ्यूज़न रिएक्शन पे काम कर रहा है, FUSIN फ्यूज़न पे, जो टोकमान ने कॉन्सेप्ट दिया था कि ये जो एक्चुअली ये क्या है ना, ये प्लाज्मा है, ये हाई अमाउंट को जो है ना ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और अगर फ्यूज़न से अगर आप न्यूक्लियस को तोड़ लेते हो, फ्यूज़न प्रोसेस से अगर तोड़ के एनर्जी जो रिलीज होगी वो फ्यूज़न से बहुत ज़्यादा फार एंड फार जो है ना एनर्जी रिलीज़ होगी। आप उससे इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो कि बहुत कम इंस्टॉल करके ही आप पूरे हिंदुस्तान को जगमगा सकते हो, इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। यानी इंडिया की एनर्जी की सारी ज़रूरतों को पूरी की जा सकती है। तो भारत को इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये फ्यूज़न रिएक्टर, फ्यूज़न रिएक्टर पावर जनरेशन बना सकता है। ठीक है, और इससे एनर्जी पैदा कर सकता है। तो भारत इसमें ITER का जो हिस्सा बना है, इसमें भारत का योगदान क्या है? क्रिपोस्टैट, भारत ये क्या बना, ऊपर वाला जो ये लीड है ना, क्रिपोस्टैट बना रहा है। ठीक है, सब देश अपना अपना योगदान इसमें देना है, सभी देशों को। ये क्रिपोस्टैट भारत बना रहा है। ठीक है, क्रिपोस्टैट भारत बना के दे रहा है। ठीक है, क्रिपोस्टैट ऊपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2-3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। द इफोर्ट of detect the experience of Higgs boson particle have become frequent news in the recent past। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? It will help us to understand as to why elementary particle have mass। Higgs boson पार्टिकल को अगर आप समझ जाते हो, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता चलता है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल के पास मास कहाँ से आया ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसका सबसे बड़ा हिग्स बोसॉन का क्या कैरेक्टर है कि आपको एलिमेंट्री पार्टिकल का मास है वो कहाँ से आया ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इट विल इनेबल अस इन द नियर फ्यूचर टू डेवलप द टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर मैटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रेवर्सिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन देम। बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैटर का कोई बात ही नहीं है। मैटर का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह बिना ट्रांसवर्सिंग के ये कॉन्सेप्ट है हिग्स बोसॉन का, तो नहीं। इट विल इनेबल टू यूज़ क्रिएट बेटर फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल के पास मास कहाँ से आया इसका पता चल जाएगा। एलिमेंट्री कहिए या फंडामेंटल पार्टिकल कहिए, इन आवर यूनिवर्स एक्वायर मास थ्रू देयर इंटरेक्शन विथ द हिग्स फील्ड। Higgs boson can be a unique portal to finding sign of dark matter due to its own distinctive character and properties। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यही इसी को मैंने यहाँ दिखा रखा है। हिग्स बोसॉन का जो कैरेक्टर है हमें जानना ये जरूरी है। ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल है यूज्ड बाय द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल। ठीक है, वाई अदर पार्टिकल हैव मास, कह रहा है किसी पार्टिकल पर के पास मास क्यों होता है? तो स्टैंडर्ड मॉडल से यूनिवर्स इज मेड फ्रॉम फंडामेंटल पार्टिकल। कह रहा है कि स्टैंडर्ड मॉडल ये कहता है कि जो हमारा यूनिवर्स बना है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, या फंडामेंटल जिसमें फंडामेंटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई मैटर जो होता है वो अप एंड डाउन क्वार्क, ठीक है, अप एंड डाउन क्वार्क है, ये मिल करके फोटोन एंड न्यूट्रॉन का
फॉर्मेशन करता है, ये मिल करके न्यूक्लियस बनाता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आता है, ये फिर एटम एंड एटम के बाद ये फिर मैटर बनता है और ये मैटर इस पूरे मास को बनाता है। ठीक है, तो कह रहा है ये आता कहाँ से है, ये बनता कैसे है। तो कह रहा है देयर आर टू टाइप ऑफ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, दो तरह का सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल है। एक का नाम है फर्मियोन्स, दूसरे का है बोसॉन। एक है फर्मियोन्स, दूसरे का है बोसॉन। फर्मियोन्स जो है, फर्मियोन्स वो बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल मैटर, जितने भी मैटर है उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, ढांचा देता है। और बोसॉन जो है फोर्स लगाता है उस पर। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम फर्मियोन्स करता है, उसमें बोसॉन जो है फोर्स लगाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, इससे न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आता है, ये इलेक्ट्रॉन एटम बनाएगा, फिर आगे ये सब मिल करके, ठीक है, ये फोर्स लगेगा तो बोसॉन्स, फिर इस एटम से मैटर बनेगा, मैटर से ये पूरा मास तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कॉन्सिक्वेंसेस है किसी भी कंट्री का बिकमिंग द मेंबर ऑफ द एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या पैदा होती है। इट विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। आप एनएसजी का मेंबर बनते हो तो आपको लेटेस्ट एंड मोस्ट जो एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो आसानी से इजीली मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या automatically become a member the treaty of non proliferation of nuclear weapons। क्या आप एनएसजी का मेंबर बनेंगे तो क्या एनपीटी का मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, तो नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, कह कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वन एंड ओनली। ठीक है, वन एंड ओनली ये बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्री दैट सीक टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन by controlling export material, equipment and technology that can be used to manufacture nuclear weapons. Recognized nuclear weapon state US, UK, France, China and Russia। ये जो कंट्री है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम ए मेंबर ऑफ एनपीटी। एनएसजी का मेंबर होने का मतलब नहीं है कि आप डायरेक्ट एनपीटी का मेंबर भी हो जाए। इंडिया ट्राई कर रहा है कि एनएसजी का मेंबर बन जाए बिना एनपीटी का मेंबर बने हुए, लेकिन विश्व के बाकी देश जो है वो कह रहा है कि एनपीटी पे साइन करने के लिए, बट भारत एनपीटी पे साइन नहीं कर रहा है। ठीक, अब उसके क्यों नहीं कर रहा हम, वो तो फिर सोशल स्टडी में हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर बस हमें इतना जानना था। In the Indian context, what is the implication of ratifying the additional protocol with International Atomic Energy Agency? IAEA को रेटिफाई करते हैं तो उससे क्या एडिशनल प्रोटोकॉल हमें अपनाना होता है। इसका आंसर ये है कि सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर IAEA। अगर IAEA को रेटिफाई करते हैं तो आपका जो सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर है वो IAEA सेफगार्ड के थ्रू अंडर चला जाता है। क्या मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन या रिएक्टर वो भी चला जाता है IAEA के अंदर, तो नहीं। IAEA को रेटिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा न्यूक्लियर जो मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है या रिएक्टर है वो IAEA के इंस्पेक्शन के अंडर चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं। द कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम ए मेंबर ऑफ एनएसजी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम मिलिट्री न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट विल नॉट बी केप्ट अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ IAEA, कभी नहीं। अंडर द डील, इंडिया US का डील हुआ था, न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था, इंडिया वाज टू साइन एंड रेटिफाई एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ द IAEA। जब इंडिया US का डील हुआ था उसमें इंडिया ने IAEA को रेटिफाई किया था, साइन किया था, तब से ये आपका जो सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर है IAEA सेफगार्ड के अंडर चला गया। ठीक है, क्यों चला गया, क्योंकि हम एक्सपोर्ट यूरेनियम यूज़ करते हैं, प्लस यहाँ का जो होममेड यूरेनियम है या जो लोकल अवेलेबल यूरेनियम है यो भी यूज़ करते हैं, लेकिन
कारण यह है क्योंकि हम इम्पोर्टेड यूरेनियम जो यूज़ करते हैं ना, इसकी वजह से IAEA सेफगार्ड के अंदर ये हमारा सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर या एस्टेब्लिशमेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर केप्ट अंडर IAEA? तो मैंने कहा सम यूज यूरेनियम एंड अदर आर थोरियम नहीं, बिकॉज इम्पोर्टेड यूरेनियम यूज़ करते हैं एंड अदर आर डोमेस्टिक सप्लाई। कुछ इम्पोर्टेड एंड कुछ में हम डोमेस्टिक सप्लाई। ये इम्पोर्टेड होने के इम्पोर्टेड यूरेनियम जो यूज़ करते हैं बाकी टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से यूरेनियम एंड उसकी जो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, वो जो हम यूज़ करते हैं ना, उसकी वजह से IAEA को हमने अलाउ किया है कि आप मेरे सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर को इंस्पेक्शन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया ने साइन किया है एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन एरिया इन द न्यूक्लियर फील्ड। किस देश के साथ? तो रशिया के साथ। तो खैर ये तो पुराना क्वेश्चन है, ये सब नहीं पूछता। थैंक यू वेरी मच। न्यूक्लियर फिजिक्स वाला जो जितना भी क्वेश्चन था मैंने आपको करा दिया। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इससे ज़्यादा कभी कुछ पूछता भी नहीं है। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास